खबर मिल रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर छापेमारी। 1,58,45,000 आय से अधिक संपत्ति का है मामला। औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना में एक साथ शुरू हुई छापेमारी। विशेष निगरानी ने उत्पाद अधीक्षक के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया है। डीएसपी स्तर के अधिकारी छापेमारी का नेतृत्व कर रहे हैं। विशेष निगरानी सूत्रों की जानकारी मिल रही है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। बताते चलें आपको, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना में छापा पड़ा है। तो देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। उत्पाद अधीक्षक के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अनिल कुमार आजाद के ठिकाने पर छापेमारी, और इससे जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बताया जा रहा है कि छापेमारी हुई है, वो भी बहुत बड़े लेवल पे उत्पाद अधीक्षक के ठिकानों पर। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए औरंगाबाद में ये उत्पाद अधीक्षक के पद पर तैनात थे अनिल कुमार आजाद, और इनके यहाँ प्राइमा फेसी आय से अधिक तकरीबन 1,58,45,000 रुपए की संपत्ति मिली है। और प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी विशेष निगरानी इकाई ने अपने ही थाने में केस दर्ज किया है। और उसके बाद आज पटना, जहानाबाद और औरंगाबाद में एक साथ छापेमारी शुरू हुई है। इनिशियल स्टेज में अभी तक छापेमारी में काफी कुछ मिला है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका खुलासा बाद में किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक भ्रष्ट अफसर के खिलाफ जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, भ्रष्टाचार में लिप्त जो अफसर हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। देखना होगा छापेमारी जैसे जैसे आगे बढ़ती है क्या कुछ फाइंडिंग्स रहती है, और तीनों जगह पर जब छापेमारी खत्म होगी तो असेसमेंट किया जाएगा कि आय से अधिक संपत्ति का यह मामला जो फिलहाल 1,58,00,000 रुपए का है, ये बढ़कर कितना जाता है। इनके खिलाफ निगरानी विशेष इकाई ने अपने ही थाने में केस दर्ज किया है, और कोर्ट से जो यहाँ पर सर्च वारंट मिला उसके बाद ये छापेमारी शुरू की गई है। जी बिल्कुल संजय, देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं उन पर ही अब गाज गिरने वाली है, और ये जांच की आंच बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन क्या अभी तक की जांच में कुछ सामने आया है, कुछ हाथ लगा है फिलहाल? जो विशेष निगरानी इकाई के अधिकारी हैं कि उन्होंने बताया कि इनिशियल स्टेज में काफी कुछ मिला है, और 1,58,00,000 रुपए का ये मामला और भी ऊपर जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स है उसके आधार पर असेसमेंट किया जा रहा है, और देखना होगा जैसे जैसे छापेमारी आगे बढ़ती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने शर्त रखी है कि सीमांचल के लोगों को उनका हक मिले। ओवैसी ने यह बात अमौर में एक जनसभा में कही है, और उन्होंने ये कहा कि सीमांचल दशकों से उपेक्षा का शिकार हो रहा है और अब स्थिति सुधरनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा ऐलान है ओवैसी का। उनका कहना है कि वो नीतीश सरकार को समर्थन दे देंगे, लेकिन कुछ शर्त रखी है उन्होंने, और शर्त उनका ये है कि सीमांचल के लोगों के लिए खास ख्याल रखा जाए, सीमांचल के लोगों को उनका हक मिले। ओवैसी ने ये बात अमौर में कही है एक जनसभा के दौरान। उनका कहना है कि सीमांचल जो है वो दशकों से उपेक्षा का शिकार हो रहा है, और अब समय है कि स्थिति में सुधार होनी चाहिए। सरकार है, बिहार की जनता ने उनको इख्तियार दिया है। हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे, बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बढ़ने ना दें, और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं। तो इन तमाम से इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। तो नीतीश सरकार को समर्थन देने का ऐलान ओवैसी ने किया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले महागठबंधन में जाने की बात एआईएमआईएम कर रहा था, लेकिन जगह नहीं मिली, गठबंधन में स्वीकार नहीं किया गया उनको, और अब नीतीश सरकार को समर्थन देने का ऐलान ओवैसी ने किया है, और उनका कहना है कि कुछ शर्त है, शर्तों के साथ समर्थन देंगे। तो आपको बताते चलें कि ओवैसी के एक बयान ने बिहार में सियासी पारा चढ़ा दिया है। ओवैसी के बयान पर एक तरफ जहां जेडीयू बहुत कुछ खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन सिर्फ इतना जरूर कह रही है कि हमने सीमांचल की तस्वीर बदली है और बहुत जल्द हम वहां की तकदीर भी बदल देंगे। तो दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी खुलकर ये कह रही है कि आपकी जरूरत हमें नहीं है, आप अपनी ओछी सोच अपने पास रखिए,
हमारे नेता सबका साथ सबका विकास करते हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस ओवैसी के बयान को लेकर यह कहा है कि साफ हो गया है कि ये बीजेपी की बी टीम है। अब इस संबंध में देखिए, हमको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन सीमांचल के विकास को उन्होंने शर्त रखा, तो मैंने यह जरूर कहा है कि तस्वीर हमने बदल दी है, तकदीर भी हम बदल देंगे। मोहम्मद ओवैसी साहब ने यह कहकर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है कि यदि मुसलमानों का साथ दें, सीमांचल का विकास करें, तो उनका समर्थन कर सकते हैं। ओवैसी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नजर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक समान है। पीएम नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संकल्प नीतीश कुमार जी का मूल मंत्र है। इसको कोई डिगा नहीं सकता ओवैसी साहब। ओवैसी साहब जब से बिहार में कदम रखे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तब से धीरे धीरे एक धर्म विशेष, समुदाय विशेष की राजनीति में आभा और संख्या दोनों घटवाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो किनके पार्टनर हैं, ये बात बताने की जरूरत नहीं है, सर्वविदित है। हालांकि एनडीए को सशक्त समर्थन देने की भी उन्होंने घोषणा कर रखी है। अब चुनाव के पहले तो वो में आ रहे थे। देखिए, एनडीए का बिहार में जो ठगबंधन बना है, उसके एक पार्ट ओवैसी जी भी हैं। और हम लोग तो शुरू से यह बात कहते रहे हैं कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में पूरे देश में काम कर रहे हैं। और अब जरा समझिए ना, इनको सीमांचल के विकास से मतलब है, इनको पूरे बिहार के विकास से मतलब नहीं है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद विकास के काम को तेज करने की बारी है। ऐसे में जेडीयू ने बिहार में उद्योगों के विकास को लेकर एक पोस्ट किया है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को लेकर नीतीश सरकार की प्राथमिकता को बताया गया है। पोस्ट में यह लिखा गया है कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार नीतीश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहा है और इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप नए उद्योगों की स्थापना, निवेश में वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास ने प्रदेश में रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न किए हैं। औद्योगिक विस्तार जो है वो प्राथमिकता है। जेडीयू का ये पोस्ट उद्योग को लेकर देखिए किया गया है। और आपको बताते चलें कि इस बार इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई है और इस बार जो चुनाव, विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें औद्योगिकरण जो है वो अहम मुद्दा रहा और अब बारी है विस्तार करने की। तो ऐसे में जेडीयू ने बिहार में उद्योगों के विकास को लेकर पोस्ट कर दिया है। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को लेकर नीतीश सरकार की प्राथमिकता बताया है। पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा, नीतीश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक ये है। देखिए, बिहार में औद्योगिक माहौल बेहतर बनाने और निवेश की संभावनाओं की तलाश के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने एक साथ पहल शुरू कर दी है। 25 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी शामिल होंगे और इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के रोड मैप पर मंथन होगा। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं और बाधाओं को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। इसमें राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। देखिए, नई सरकार में फिर से ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा मिलने के बाद श्रवण कुमार ने यह कहा है कि वो सोमवार को पदभार संभालेंगे और नीतीश सरकार और जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। श्रवण कुमार ने यह कहा है कि बिहार में केंद्र की मदद से अब तक 13,10,000 परिवार को आवास मिल चुके हैं और 1,04,90,000 परिवारों को अभी भी आवास दिलाना है। तो श्रवण कुमार का यह कहना है कि अगले 5 साल में विकसित बिहार का सपना जरूर पूरा होगा। नीतीश मंत्रिमंडल में ग्रामीण विकास विभाग एक बार फिर से संभाल रहे हैं श्रवण कुमार। कई सालों से वो इस विभाग को संभालते आ रहे हैं और जाहिर सी बात है इस विभाग ने कई काम भी किया है। एक बार फिर से सर बड़ी जिम्मेवारी मिली है आपको ग्रामीण विकास विभाग की। इस बार आने वाले 5 साल में हम श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास पे क्या कुछ नया परिवर्तन करते देख सकते हैं? सबसे पहले तो अपने क्षेत्र की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने नालंदा से 8वीं बार मुझे विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का अपने क्षेत्र का मौका दिया और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के भी प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने 7वीं बार बिहार सरकार के मंत्री का दायित्व देकर मेरे ऊपर भरोसा किया है। उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। पिछले बार भी जब ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री थे तो कुछ केंद्र से आपकी शिकायतें थी, कुछ रिक्वायरमेंट था? नहीं, धीरे धीरे फुलफिल हो गया।
आवास योजना में तो बिहार को जो दिया प्रधानमंत्री जी ने, शायद किसी राज्य को दिया होगा। 13,10,000 आवास हमको प्रधानमंत्री आवास में मिला और उन आवासों को हम पूरा कराने में लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ जल्द ही पूरा हो जाएगा। अब तो हमारे पास जो प्रतीक्षा सूची है बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमने जो अभी सर्वे कराया है भारत सरकार के निर्देश पर, उसमें 1,04,90,000 ऐसे परिवार हैं जिनके पास आवास नहीं है। उन आवासों की स्वीकृति जब भारत सरकार हमको देगी तो इन गरीबों के घर बनाने की दिशा में जो ग्रामीण विकास का नियम है उसके हिसाब से काम करेंगे। श्रवण कुमार का सपना क्या है? श्रवण कुमार का सपना यही है कि बिहार के हर लोगों के हाथ में काम हो, बिहार के लोग को बाहर जाना नहीं पड़े और बिहारी कहलाना अपमान का विषय नहीं, स्वाभिमान का विषय जो नीतीश कुमार जी ने बनाया है उसको बरकरार रखना हमारा मिशन है, हमारा पहली सोच है। अच्छा, आने वाले 5 साल में बिहार को कहाँ देख रहे हैं श्रवण कुमार जी? आने वाले 5 साल में विकसित प्रदेश के रूप में हमारा बिहार अभी भी खड़ा। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिहार के नए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव से मिलकर उन्हें बधाई दी। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जहां रामकृपाल यादव को किसान का बेटा कहा, तो कृषि मंत्री ने यह कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है वो उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। रामकृपाल यादव और उनके साथ बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल दोनों एक दूसरे को अभिवादन करते हुए, बड़ा अच्छा लग रहा है सर ये देख के। और मुझे पूरा यह विश्वास भी है कि कृषि के क्षेत्र में जो आज भी कोई अधूरे काम रह गए होंगे उसको पूरा करने में सफल नहीं, सक्षमतम अपनी ताकत को रामकृपाल जी धरती तक लगाएंगे। जो दायित्व मिला है किसी बड़ा दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन मैं सब लोगों के आशीर्वाद से करूंगा और बिहार खुशहाल तभी होगा जब किसान खुशहाल होगा। और बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनका सपना है कि बिहार का व्यंजन देश के हर थाली में जाए। हम तो यह प्रयास करेंगे कि हर थाली में जाए ही विदेशों में जाए। तो ये बीजेपी के सांसद और बिहार के नए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, दिलचस्प बातें रही। कैमरामैन मनीष जोनिया के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। नीतीश मंत्रिमंडल में खाद्य आपूर्ति मंत्री लेशी सिंह एक बार फिर से पदभार ग्रहण कर रही हैं और पदभार ग्रहण करने से पहले न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने ये बताया कि लोगों को आसानी से राशन मिले बिना किसी रुकावट के, ये उनकी पहली प्राथमिकता होगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हम लोगों ने अभी 110 करोड़ की राशि से कैबिनेट की स्वीकृति किए हैं। जो कहीं कहीं शिकायतें मिलती है तत्क्षण कार्रवाई होती है, डीलरों पर कार्रवाई होती है, जो विभाग के लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होती है। लेकिन हम लोग जो लीकेज है नए टेक्निक के माध्यम से उसका उपयोग करके इसको और भी दुरुस्त किए हैं। जैसे पहले हम लोग पॉस मशीन लगाए, अंगूठा लगाने पर ही उनको मिलता है अनाज, अब हम इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पॉस मशीन में लगाने जा रहे हैं। और फिर गोदाम में से भी जो जन वितरण दुकानदार हैं उनको भी शिकायत रहती है कि हमको थोड़ा कम मिलता है, तो हम गोदाम में भी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाने जा रहे हैं। तो उसका अंतिम चरण में है टेंडर प्रक्रिया, टेंडर हो गया है, फाइनलाइज की स्थिति में है, उसको हम लागू करेंगे। तो सीसीटीवी से भी व्यवस्था ठीक है, वो यहाँ से मॉनिटरिंग होगा। जैसे अभी हम गोदाम से सीधे डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से जो गाड़ी से भेजते हैं जन वितरण के दुकानदार तक खाद्यान्न, उसका ट्रैकिंग होता है, जीपीएस लगा रहता है। पॉस मशीन का यहाँ से मॉनिटरिंग होता है। और जो ये इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पॉस मशीन में लगेगा और गोदाम में लगेगा वो भी यहाँ से मॉनिटरिंग होगा, यहाँ से देखा जाएगा। इसलिए अब लीकेज की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव में एनडीए का परचम लहराया और बाजपट्टी सीट से आरएलएम के रामेश्वर महतो की जीत के बाद क्षेत्र में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूल बरसाकर स्वागत किया। सम्मान समारोह में नवनिर्वाचित विधायक ने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान अपनी पहली प्राथमिकता बताई। स्वास्थ्य जो फर्जी डॉक्टर इलाज करते हैं लोगों को बहुत मुश्किल होती है, यहाँ से रेफर वहाँ से रेफर वहाँ। पहले तो स्वास्थ्य रहेगा, स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार, और रोजगार के बाद उच्च शिक्षा, ताकि लोगों को बाहर जाके नौकरी मिल सके। स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा, ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। बाकी डेवलपमेंट सरकार कर ही रही है।
गृह मंत्री का पदभार संभालते ही सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया है कि अब किसी भी अपराधी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार का यहां पर राज अब कायम हुआ है, सुशासन जारी रहेगा। नीतीश कुमार मार्गदर्शन में सुशासन को पूरी तरीके से स्थापित किया जाएगा और इस पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह कहा है कि नीतीश कुमार के सुशासन को बढ़ाने की उन्होंने दरअसल बात की और पुलिस को खुली छूट दी गई है। अपराधी पर कानूनी वज्रपात चलता रहेगा। भार संभालते ही उन्होंने जो मंतव्य दिया है कि नीतीश कुमार जी के सुशासन को आगे बढ़ाएंगे, तो सुशासन का मतलब ही होता है अपराधी गुंडा लंपट पर कानूनी वज्रपात, और ये कानूनी वज्रपात लगातार चलता रहेगा। अपराधी का खैर कहाँ है? अरे किसी जाति धर्म वंश बिरादरी पार्टी के रहोगे, अगर गलत करोगे तो लाल घर में पाए जाओगे। कोई बचाने वाला नहीं, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं। तो माननीय सम्राट चौधरी जी द्वारा दिया गया मंतव्य नीतीश कुमार जी के सुशासन के को और मजबूत करता है। देखिए, गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए ये कहा है कि उन्हें हर हाल में बिहार छोड़ना पड़ेगा, जिस पर पूर्व सांसद साधु यादव ने इसका समर्थन किया। कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो गठबंधन का उन लोग का मामला है, आप उसमें तय करता है। गृह विभाग छोड़ना कितना बड़ा क्या लगता है? अरे ठीक तो है भाई, कोई ना कोई चलाएगा ना, मुख्यमंत्री का अधीनस्थ रहता है ना। जो गतिविधि बढ़ रही थी क्या कंट्रोल चालू, तो ठीक करना चाहिए, अपराधी को मारना चाहिए। बिहार के पूर्व गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने तेजस्वी को दरअसल अपरिपक्व नेता बताया और ये कहा कि वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी वादे और दावे करते हैं, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया है। प्रसाद यादव, सामान्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अगर एक सीट और कम होता ना तो प्रतिपक्ष के नेता नहीं बनते, विपक्ष का प्रतिपक्ष यहाँ नहीं बनता। बिहार में एक सीट कम होता, 24 सीट रहता था। इसे तो उनको सबक सीखना चाहिए। मुंह से बोलना और काम करना दोनों में अंतर है। वो तो ऐसा बोल रहे थे, लगता था कि मुख्यमंत्री अपने को घोषित कर दिए थे। जिस मां के दूध को नवजात के जीवन की सबसे सुरक्षित और पवित्र पोषण की शुरुआत माना जाता है, अगर उसी में जहर घुल जाए तो क्या हो? देखिए, बिहार में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर भूजल प्रदूषण की समस्या अब नवजात बच्चों की पहली सांस और पहली बूंद तक पहुंच चुकी है। जी हां, बता दें आपको, रिसर्च में खुलासा हुआ है कि बच्चों के लिए मां का दूध हानिकारक है। बेहद चौंकाने वाली खबर है। साइंस जर्नल नेचर में रिपोर्ट यहां पर छपी है। 3 डॉक्टर ने ये रिसर्च किया है इस पर। बता दें आपको, जनरल नेचर में जो स्टडी की गई है उसमें खुलासा हुआ है कि बिहार के 6 जिलों में हर स्तनपान कराने वाली महिला के दूध में यूरेनियम पाया गया है। जी हां, और ये रिपोर्ट जो है सिर्फ एक वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि वो भयावह सच्चाई है, जिसका कह सकते हैं कि जहर अब सीधे मां के आंचल के सहारे बच्चों के शरीर में प्रवेश कर रहा है। पटना स्थित महावीर कैंसर संस्थान के डॉक्टर अरुण कुमार और प्रोफेसर अशोक घोष की अगुवाई में नई दिल्ली एम्स की डॉक्टर अशोक शर्मा की टीम ने अक्टूबर 2021 से जुलाई 2024 के बीच में यह अध्ययन किया है। भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा में संकट है। इसके तहत देखिए, भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा में 17 से 35 वर्ष की जो कुल 40 महिलाएं हैं, उनके स्तन दूध के नमूने जो हैं वो दरअसल जांच किए गए, यानी कि सैंपल लिया गया, उसको जांच की गई और चौंकाने वाली इसमें बात ये सामने आई है कि सभी नमूनों में यूरेनियम पाया गया है। बता दें कि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि किसी भी देश या फिर संस्थान की तरफ से मां के दूध में यूरेनियम की सुरक्षित सीमा निर्धारित नहीं की गई, यानी वैज्ञानिक रूप से इसके लिए कोई भी मात्रा जो है वो सुरक्षित नहीं मानी जाती है। और देखिए, इस चौंकाने वाली रिपोर्ट पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी चिंता जताई है और ये कहा है कि डॉक्टरों से इस पर राय ली जाएगी। इस तरह के जो भी विषय आते हैं उसकी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से जांच होती है और वैज्ञानिक प्रक्रिया से जांच होने के बाद चिकित्सक परामर्श देते हैं कि यदि किसी प्रकार का कोई टेस्ट रिपोर्ट आता है तो फिर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो जैसा चिकित्सकों का सुझाव होता है उसके अनुरूप फिर चिकित्सा होती है।
ठंड की शुरुआत के साथ देखिए पटना के चिड़ियाघर में आने वाले पर्यटकों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। यहां पर घूमने आने वालों की भारी भीड़ भी नजर आ रही है। रविवार होने के कारण देखिए सुबह से ही आज पटना जू में पर्यटक पहुंच रहे हैं। चाहे बड़े लोग हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, हर कोई यहां पर मस्ती करता हुआ नजर आता है। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई जल उद्यान में मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत हो गई है और ऐसे में अब पटना जू में घूमने वाले पर्यटकों की भीड़ भी नजर आने लगी है, क्योंकि ठंड के मौसम में ज्यादातर पर्यटक यहां आते हैं और जू का आनंद अपने परिवार के साथ लेते हैं। आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन यहां देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने पूरे परिवार, अपने बच्चों के साथ छुट्टियां एंजॉय करने आए हैं और खासकर जो जल उद्यान है उसकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने आए हैं। और जल उद्यान खासकर युवाओं को, बच्चों को खूब भाता है। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। संडे के कारण आए हुआ? हाँ जी, घूमने आए, बच्चों को दिखाने आए चिड़ियाघर। बिल्कुल, और छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे। बाबू इधर आ जाओ, घूमने आए हो यहाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। संडे है तो छुट्टियाँ भी है ना। फोटो क्लिक को हुआ बहुत सारा। बिल्कुल, छोटे बच्चे को भी लेकर आए हैं। जी हाँ बिल्कुल, छुट्टी रहा। पहली बार इसका पटना जू का भ्रमण है? जी बिल्कुल। देखिए इतना छोटा बच्चा, लेकिन ठंड से बचाव भी करना है और पहली बार इसे पटना जू घुमाने आए हैं। आज संडे है इसलिए पूरे फैमिली के साथ। हाँ जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब गर्मी भी नहीं सता रही और अच्छा एंजॉय भी हो जा रहा है। बहुत अच्छा एंजॉय हो रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ खास कर देखिए छोटे छोटे बच्चे अपने पूरे परिवार के साथ खासकर पटना जू में आते हैं तो जल उद्यान में जरूर आते हैं, क्योंकि यहाँ की जो अपनी खूबसूरती सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। जो पटना जू में घूमने वाले पर्यटक हैं वो यहाँ जरूर आते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ अपने पल को खास बनाते हैं। और खासकर अगर रविवार का दिन हो तो पटना जू में तो भीड़ भाड़ नजर आती ही है। सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ जल उद्यान में नजर आती है और उसकी तस्वीर आज सुबह सवेरे से ही यहाँ शुरू हो गई है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए फिलहाल